GTV में मुजाहिर वैली आपको खुशामदीद कहता है। और यकीन जाने मेरी नज़रें जो हैं वो इस इश्तहार जो अखबार उससे उठ ही नहीं रही हैं कि अपनी सहाफ़ती ज़िंदगी में बहुत कम सुना या देखा होगा कि साबिक़ प्राइम मिनिस्टर के हवाले से कोई इस तरह का इश्तहार, और वो भी नवाज़ शरीफ साहब का जो 3 बार प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं। और इल्ला माशाअल्लाह बहरहाल इन अखबारात की और मीडिया की इन्होंने बड़ी सरपरस्ती की है, उनके बारे में ये इश्तहार लगाया जाए कि ये मोस्ट वांटेड पर्सन हैं। जी हाँ, उनके बारे में कहा जा रहा है मोस्ट वांटेड पर्सन। और मैं तौहीन अदालत को पेश नज़र रखते हुए कि कहीं मुझसे गलत निकल ना जाए, सुर्खी ये बताते हैं कि जी वारंट वसूली से जो वारंट भेजे गए लंदन से इनकार पर वजारत ख़ारजा के अफसरान के बयानात कलमबंद किए गए। और अंग्रेज़ी और उर्दू के 2 अखबारों को, जी हाँ 2 अखबारों को सिर्फ कहा गया है, और वो माशाल्लाह जो बहुत मेन स्ट्रीम हैं उनके चैनल भी हैं कि उनके कहा जाए कि ये अखबारात में शायरी की जाएँ, इसका ख़र्चा जो है हुकूमत उठाएगी, ये एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने कहा है। और फिर ये घरों पे भी लगाए जाएँ। मियाँ साहब के घर तो पहले ही और जायदादें जब्त कर ली गई हैं, जाती उम्रा में लगाया जाएगा, इस्लामाबाद में लगाया जाएगा, लंदन के जो है फ्लैट्स हैं उन पर ये लगाया जाएगा, फिर इंग्लिश में लगाया जाएगा, उर्दू में ले जाएगा। लंदन में किस तरह लाएंगे कि कोई पाकिस्तान तो है नहीं कि जनाब जहाँ चाहे आपने जो चाहा इश्तार इमराज का या जो आप हमारे मजहबी और क्या क्या मैं बताऊं बीमारियों के हवाले से इश्तार लगते हैं, हर घर पे लगा देते हैं, दरवाजे पे लगा देते हैं। लंदन में तो यह इश्तार भी नहीं लग सकता। तो बड़े सवाल उठ रहे हैं। और फिर ये कहा जा रहा है कि जनाब ये मियाँ साहब जानबूझकर मफरूर हो गए। मफरूर क्या, मियाँ साहब तो हर वक्त टेलीविज़न पर नज़र आ रहे हैं, सड़कों पर भी नज़र आ रहे हैं, घूमते फिरते भी नज़र आ रहे हैं, खिताब भी करते हुए नज़र आ रहे हैं, उनकी फैमिली भी नज़र आ रही है। तो ये बड़ा एक इम्पॉर्टेंट मेरे ख्याल में पाकिस्तानी सियासी तारीख़ में इससे पहले कभी किसी भी इलेक्टेड 1 बार नहीं 2 बार नहीं 3 बार इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर के बारे में न सिर्फ ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला है, नैब उसकी तौसीक़ करे, उसके तर्जुमान और हुकूमत के ख़ासतौर पर हमारे बैरिस्टर शहजाद अकबर जो है वो कह रहे हैं वो तो जी बड़े ढोल रह गया एक ज़माने, ढोल पीट कर भी तो ये कहा जाता था कि मुल्लों को पकड़ा जाए। तो नवाज़ शरीफ जैसे मैंने कहा उनके बारे में कहा जा रहा है कि मियाँ नवाज़ शरीफ हाजिर हो और 30 दिन के अंदर उनको पकड़ कर यहाँ लाया जाए। इस पर तो हम पहले भी गुफ्तगू कर चुके हैं कि पाकिस्तान और बरतानिया के ऐसे कोई कवानीन नहीं हैं कि उसके तहत हम किसी इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर तो क्या, किसी सियासतदान तो क्या, किसी शहरी को भी पकड़ कर लाएँ। मिसाल के लिए एक अल्ताफ़ हुसैन काफ़ी हैं। मैं पहले गुफ्तगू करूँगा अपने सुप्रीम बार एसोसिएशन के साबिक़ सदर रहे हैं, सीजन्ड लॉयर हैं यासीन आज़ाद साहब से। जी यासीन आज़ाद साहब, ये जो इश्तहार जो मैं एक से कई बार दिखा चुका हूँ और मुझे अच्छा नहीं लग रहा, और ये तो लाखों की तादाद में अखबार छपता है, इससे इसी से कहूँगा कि इश्तहारी करार दिया गया है मियाँ साहब को, क्या कहेंगे इस बारे में आज़ाद साहब? सर पहली बात यह है कि ये वाहिद केस है जिसमें जिस अंदाज में उनको इश्तहारी डिक्लेयर किया गया, हालांकि ये अपीलें थी पेंडिंग बिफोर द इस्लामाबाद हाई कोर्ट। तो अपीलों का ये होता है कि अगर वकील मौजूद है और अपीलेंट अगर ख़ुद मौजूद नहीं है तो उसकी गैर मौजूदगी में अपीलें सुनी जा सकती हैं और ये फ़ैसला किया जा सकता है कि भाई ये सज़ा को मेंटेन करते हैं या सेटिस्फाइड करते हैं। अपीलेंट कोर्ट का इख्तियार तो इतना ही है। ये फ़र्स्ट टाइम मैंने देखा है कि एक अपील की स्टेज पे आपने एब्सकॉन्डर डिक्लेयर करने के बाद एक नया सिलसिला शुरू कर दिया। और अभी थोड़ी देर पहले मैं ये देख रहा था कि वे मेरी 45-50 साल की प्रैक्टिस के दौरान फ़र्स्ट टाइम देख रहा हूँ कि जी नैब वाले कहते हैं कि जो हर जगह ढोल पीटे जाएंगे, डंडोरा पीटा जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। तो ये तमाम मामला जो हैं ये मेरी समझ से बाहर हैं, जो नहीं होने चाहिए। और मैं ये समझता हूँ कि एक 3 टाइम वज़ीर-ए-आज़म जो इलेक्टेड वज़ीर-ए-आज़म रहा है उसके साथ शायद पता नहीं हम क्या करने चाहते हैं और दुनिया को क्या मैसेज देने चाहते हैं, क्या साबित करना चाहते हैं, ये बात मेरी समझ से बिल्कुल बाहर है। अपील उन्होंने की है, अपील से इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर मौजूद है। आपका काम है अपील को सुन लेना, सुनने के बाद जो फैसला करना है आप सज़ा को मेंटेन करेंगे, सज़ा बहाल हो जाएगी, उसके बाद जो प्रोसीडिंग है वो अपनी जगह पे रहेगी। अगर सपोज इक्विटल का केस बनता है, कल आप बरी कर देते हैं तो सूरत हाल बिल्कुल तब्दील हो जाएगी।
और मैं हैरान हूँ कि उसी केस के अंदर जो जज है हमारा इस्लामाबाद नैब कोर्ट का जो जज था अरशद मलिक साहब, उनका जो है ना 7 जजेस लोअर हाई कोर्ट वालों ने बाकायदा उनके खिलाफ डिसिप्लिनरी एक्शन किया, उनको रिमूव किया कि आपने जो कुछ किया गलत किया। उस मामले को कोई आदमी टेकअप करने के लिए तैयार नहीं है। और जहाँ तक एब्सकॉन्डर का तल्लुक़ है, आपको पता है जनरल परवेज़ मुशर्रफ साहब को भी एब्सकॉन्डर डिक्लेयर किया गया था। ये ढोल वगैरह तो उस वक्त किसी ने नहीं पीटे। तो ये प्राइम मिनिस्टर पता नहीं इमरान खान से क्या बदला लिया जाता है, कौन लोग हैं, कौन इन्वॉल्व है। मैं ये समझता हूँ कि ये भाई गलत है, तरीक़ाकार गलत है, प्रोसीजर गलत है। कोर्ट ने डिक्लेयर कर दिया, एब्सकॉन्डर डिक्लेयर कर दिया, इनफ। लेकिन ये ढोल पीटना और नैब वालों ने जिस तरह की आज पब्लिसिटी की है, ये तमाम बातें मेरी समझ से बाहर है। मैं समझता हूँ कि एक सिटीज़न की इस तरह से तौहीन करना और इस तरह से मामलात को अडाप्ट करना, यूँ लगता है कि नैब का कोई ज़ाती केस बन गया है जो एक आदमी के खिलाफ आप प्रोसीडिंग कर रहे हैं। नैब के केसेस बहुत सारे लोगों के खिलाफ हैं। लोग एक्चुअली ये बात तो तय है कि ये चीज़ शायद पॉलिटिकल पार्टीज़ के लोग ये चाहते हों कि ये जो कुछ हुकूमत कर रही है, जो गंद कर रही है, लेकिन अगर मैं ये मालूम करूं, तो जिस तरह आपने गद्दारी का केस बना दिया उठा के, इवन सिटिंग प्राइम मिनिस्टर जो आज़ाद कश्मीर का, उसको आपने नहीं बख्शा और उठा के पूरी एक जमात की जो टॉप मोस्ट क़यादत है, उस क़यादत के खिलाफ गद्दारी का केस FIR दर्ज कर दी है। और पहली दफ़ा मैंने अपनी प्रोफेशनल लाइफ में देखा कि ये बात दुरुस्त है यासीन आज़ाद साहब, लेकिन जो उससे ज़्यादा अहम बात यह है कि आमतौर पर हम इश्तहारात देखते हैं और आजकल इश्तहार पता नहीं उसका तर्जुमा भी कहते हैं, इश्तहार शोरो होगा, जो गुमशुदा अफराद हैं या लापता अफराद हैं उनके बारे में बड़े हमारे उर्दू में शाये हो रहे हैं। इश्तहार शोरो होगा, एक तो मुझे वांटेड या पहले हम डकैतों के बारे में या चोर सुनते थे, उनके निकाले जाते थे। या बाद हमारे यहाँ तो खैर कुछ इदारों ने भी करा कि अगर वो अपने मुलाजिम को निकाल लें उसकी भी तस्वीर छाप देते हैं कि उससे लेन देन नहीं कीजिए। ये हुआ है हमारे मीडिया में, ख़ासतौर पर अखबारों में, कि जो जिसको निकालो उसकी तस्वीर दे दो। बड़ी ज़्यादती करते थे उस आदमी के साथ, मुलाजमत के निकालने के साथ। ये तो अलग है। लेकिन ये अखबारात, क्योंकि आपको इल्म है कि अगर किसी शख्सियत के बारे में छपा जाए ख़बर हो, लेकिन ये तो इश्तहार होगा, वो अखबार इसका पाबंद होगा कि इसको शाये करे या ना करे। क्योंकि आमतौर पर जो एक स्टूडेंट मैं जानता हूँ जर्नलिज्म के इश्तहारात को भी वो पहले अपने लीगल डिपार्टमेंट से पूछते हैं चैनल या अखबारात के हम ये शाये करें ना करें। हर इश्तहार कोई नहीं छप सकता, ये किसी के बारे में कोई कह दे। ख़बर पर भी आपको पता है केस हो सकता है। इस तरह अगर इश्तहार ये छपेगा तो उनके अदालत में उनको अखबार को चले कोर्ट में तो जाएंगे, लेकिन ये प्रिंट के लिए अखबारात के ख़िलाफ़ भी तो फिर जाया जा सकता है ना, जो ये शाये करेंगे। या अखबारात पाबंद हैं कि वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट का अगर फैसला है तो ये शाये करें? आज़ाद साहब सर, अखबारात का शायद जहाँ तक जारी करने का तल्लुक़ है, वो तो पेमेंट लेंगे। जितना उनका उसका पब्लिकेशन के चार्जेस बनेंगे, वो अपने चार्जेस लेने के बाद बाउंड हैं पब्लिकेशन करने का, क्योंकि उनका तो रोज़गार है प्रिंट मीडिया का। और इस इश्तहारात के तमाम पैसे, जिस तरह इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ऑर्डर किया है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने वाज़ेह तौर पे कहा कि तमाम खर्चा नैब बर्दाश्त करेगी। और नैब तो मेरे ख्याल में कोई ज़रूरत से ही ज़्यादा खर्च करने के मूड में लग दी है। 2 अखबारात में पब्लिकेशन हो जाता, आप एब्सकॉन्डर डिक्लेयर कर दिया। 423 CRPC में कुछ रिक्वायरमेंट दी हुई हैं। अब चूँकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट का आर्डर है, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के मतलब चूँकि आर्डर हो चुका है और मेरा लीगल राइट बनता है कि मैं अपना ओपिनियन दूँ। मेरा कहना यह है कि आपको अपीलें सुन के फैसला करना है। ये लंबा चौड़ा प्रोसीजर आपने बेल दी है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने दी है। वो बेल लेके बाद में उसी से लोअर हाई कोर्ट ने जो ऑर्डर किया, उनमें यहाँ तक कहा कि अगर वहाँ जाने के बाद वो ये फील करते हैं कि उनको इलाज के लिए मज़ीद वक्त चाहिए, तो वो पंजाब को गवर्नमेंट से रब्ता कायम कर सकते हैं। और वक्तन फ़क्तन पंजाब गवर्नमेंट ने टाइम पीरियड एक्सटेंड किया। वो कोई मफरूर नहीं, वो यहाँ की इजाज़त से गए, हुकूमत की मर्ज़ी से गए। अब उनको कैसे मफरूर डिक्लेयर कर रहे हैं? चूँकि ऑनरेबल इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जो ऑर्डर किया, मेरे ख्याल में जंग का और डाउन का किया, 2 पेपर का, कि इनमें पब्लिश किया जाए। अब पब्लिकेशन चार्जेस ज़ाहिर के लंबे चौड़े होते हैं, वो पेमेंट लेने के बाद अगर पब्लिश, लेकिन कोई प्रिंट मीडिया वाला माजरत करता है कि मैं इस टाइप का इश्तहार छापने की पोजीशन में नहीं हूँ, तो वो बाउंड नहीं है फिर के बाद उसने हर हालत में छापना है। कोर्ट ने डायरेक्शन दी है
पब्लिकेशन चार्जेस जमा कर रहे हैं, किसने कर रहे हैं चार्जेस जमा कर रहे हैं? नैब अथॉरिटी नहीं कर रहे हैं। और नैब अथॉरिटी जो है, आज जो खतूत लिखे गए हैं नैब वालों की तरफ से, आप देख लें कि उसमें ढोल बाजे और तमाम, मैंने अभी बैरिस्टर शहजाद अकबर को सुना है कि उन्होंने कहा कि जी हम ये करेंगे, हम जगह जगह इश्तहारात छापेंगे। तो इसका मतलब ये हो गया कि आप जानबूझ करके एक आदमी की तज़लील करने चाहते हैं। उसकी गलती सिर्फ इतनी है कि वो ये बात कहता है कि जो आइन कहता है उस आइन के मुताबिक अपने इदारे अपनी हदूद के अंदर रह के काम करें। ये कौन सी गलत बात है? मैं तो शुरू से एक बात कहता हूँ कि आइन के अंदर तमाम इदारों की आइनी हदूद मुकर्रर कर दी गई है। तमाम इदारे अपनी आइनी हदूद के अंदर रह के काम करें और कोई भी इदारा मादर पिदर आज़ाद नहीं है। जो कुछ आइन कहता है उसी के मुताबिक चलें। तो अब आइन में अगर मेरी जुरिसडिक्शन नहीं है किसी के खिलाफ कोई बात करने की, तो मैं ये समझता हूँ कि ये एक किस्म का बदला लिया जा रहा है, या एक बंदे को मज़ीद सोसाइटी के अंदर आप कोशिश कर रहे हैं कि उसको जितना जलील ख्वार किया जाए। ये बातें मेरी समझ से बाहर हैं। जो लीगल रिक्वायरमेंट है आप पूरी करके डिक्लेयर करके अपीलों का फैसला कर दें, जो भी करना है। लेकिन एक नया सिलसिला मैंने देखा है कि ऑनरेबल इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ये नहीं कहा कि आप ढोल पीटें, जाएं पूरे पाकिस्तान के अंदर पंफलेट लगाएं, लंदन में लगाएं, अमेरिका में लगाएं। आप एक रिक्वायरमेंट पूरी करें, नोटिस सर्व नहीं हुआ, डिक्लेयर कर दें एब्सकॉन्डर, और उसके बाद अपीलों का फैसला कर दें आप। यासीन आज़ाद साहब से गुफ्तगू हो रही थी तो मैंने सोचा ज़रा लंदन भी चला जाए, वहाँ पर हम अपने बैरिस्टर ज़ीशान मियाँ से भी गुफ्तगू करेंगे और हमारे एक पॉलिटिकल एक्टिविस्ट मुश्ताक लाशारी होंगे, उनसे भी गुफ्तगू करेंगे कि बरतानिया में लॉज क्या कहते हैं, वहाँ पॉलिटिकल लोग इसको किस तरह देखते हैं। मियाँ साहब का ये जो कहा गया है कि उनकी तलबी का इश्तहार लंदन में भी लगेगा। हमारे साथ रहिएगा तो उसके बाद आएंगे बैरिस्टर ज़ीशान मियाँ के पास। साथ बैरिस्टर ज़ीशान मियाँ हैं और माशाल्लाह बड़ा नाम कमाया है लंदन में भी जाकर। और अगर मैं बराह रास्त सवाल करूं बैरिस्टर आपसे कि ये जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला है, फिर नैब ने ये कहा है कि हमारे 3 बार मुंतखब प्राइम मिनिस्टर अब इश्तहारी हो चुके हैं और इनके इश्तहार अखबारों में भी शाये हों पाकिस्तानी और इनके घरों पर भी चिस्पा किया जाएँ, तो मेरा क्या लंदन में ये मुमकिन है? वहाँ तो म्यूनिसिपलिटी लॉज है ना, हमारी तरह तो ही नहीं है कि जी इश्तहार जो है वो चस्पा कर देते हैं लोगों के घरों पर, दरवाज़ों पर। क्या उसके लिए यार लेनी पड़ेगी? अगर ये इश्तहार लेंगे, गिरफ्तारी तो खैर बाद में आएगी ना, ये जो वारंट की तो बहुत आगे की चीज़ है बैरिस्टर। जी, थैंक यू आपके सवाल का। देखें, अगर आपने वारंट सर्व करना है तो पाकिस्तान हाई कमीशन लंदन को ये पता होना चाहिए कि यहाँ पे प्रोसेस सर्वर का एक प्रोसीजर है। ठीक है, प्रोसेस सर्वर एक प्राइवेट कंपनी होती है, आप उसे एंगेज करते हो, वो बंदे पे डॉक्यूमेंट्स इन पर्सन सर्व करते हैं, और जब अगर ये प्रोसीजर आपका फेल हो जाए, बंदा ट्रेसेबल ना हो, तो फिर आप न्यूज़पेपर में पब्लिश कर सकते हो। लेकिन जो आपका जो डायरेक्ट क्वेश्चन है कि हम उनके डोर पे पब्लिश चिस्पा कर सकते हैं, ऐसी कोई भी प्रेसिडेंट यूके में नहीं है जी। अगर ऐसे आप क्या समझते हैं कि यानी ये जो एक तो मैंने कहा ना कि पास्ट में कभी किसी भी हमारे प्राइम मिनिस्टर, क्या दुनिया के किसी भी प्राइम मिनिस्टर की नहीं हुई, यही सूरत हाल उसकी भी है कि जो वारंट उनके गए वो हमारी वज़ारत ख़ारजा ने रिसीव किए, गालिबन वो इंटरपोल से कहेंगे, इंटरपोल वज़ारत दाखिला को कहेगा। ये एक लंबा, और ये शायद 22 सितंबर से प्रोसीजर शुरू हो गया, आज 8 अक्टूबर होने को जा रही है, 16 दिन में तो कोई ये इस तरह का हुआ नहीं। इस हवाले से क्या कहेंगे बैरिस्टर आप? जी देखें, अगर पाकिस्तान गवर्नमेंट इंटरपोल से कॉन्टैक्ट करती है तो इंटरपोल इसको एग्जीक्यूट नहीं करा सकता, बिकॉज इंटरपोल की जुरिस्डिक्शन शुरू होती है जहाँ पे बंदा डिसअपीयर हो जाए, बंदा ट्रेसेबल ना हो। अगर एक बंदा आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है आपके कंट्री के मीडिया पे और उसका एड्रेस मालूम है, तो इंटरपोल उसमें इंटरफेयर नहीं कर सकता, उनकी जुरिस्डिक्शन ही नहीं है। और दूसरी वजह यह, इंटरपोल जुरिस्डिक्शन ही लेगा क्योंकि ये पोलिटिकली मोटिवेटेड कोई भी ऑफेंस होता है उसमें इंटरपोल मुदाखलत नहीं करता। ठीक है, और बाकी जो आपका जो सवाल था पहले जिसका मैंने जवाब दिया, आप अगर आप किसी कमर्शियल मैटर्स में, अगर आप कोई कमर्शियल प्रॉपर्टी पे जैसे पाकिस्तान में कुर्की कहते हैं उर्दू में, अगर कुर्की करें तो उस पर बिल्कुल नोटिस लग सकता है। लेकिन क्रिमिनल ऑफेंसेस में ऐसी कोई भी मिसाल नहीं है कि आप किसी की प्रॉपर्टी के पास जाके वारंट को चस्पा करें।
अच्छा भाई साहब, एक और बात ये आपको मालूम करूं कि बहरहाल ये भी तो लॉज होंगे, मसलन जैसे अल्ताफ़ हुसैन ने जब खिताब शुरू किया और फिर खैर उन्होंने घेराव जलाओ की बात की, शायद पाकिस्तान के ख़िलाफ़ भी बात की, और हमारे यहाँ आपको इल्म है कि हमारे जो इदारे हैं अस्करी क़यादत या अस्करी इदारे वो मुक़द्दसी समझे जाते हैं, उन पर पाबंदी लग गई। इसी तरह मियाँ साहब पर भी जो है पाकिस्तान में ख़िताब पर पाबंदी है, लेकिन अगर वो ख़िताब पाकिस्तान में ना जाए, इंग्लैंड में वो आज़ादी से दे सकते हैं पाकिस्तान के की अस्करी क़यादत के ख़िलाफ़, वो BBC हो, CNN हो, ये इदारे नशर करेंगे या कोई पाबंदी यहाँ की नहीं लगती ना उन पर कोई? देखें, एज फॉर एज मियाँ साहब इज नॉट गोइंग टू इंसाइट वायलेंस, अगर वो लोगों को ये नहीं कहेंगे गिराव चिराव कर लो या सड़कों पे आके चीजें तोड़ो, वो बिल्कुल यहाँ पे उनके पास फ्रीडम ऑफ स्पीच भी है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन भी है, वो बिल्कुल स्पीच कर सकते हैं। और वो यहाँ का लोकल मीडिया, पाकिस्तानी मीडिया UK और ब्रिटिश मीडिया उसे बिल्कुल ब्रॉडकास्ट करेगा। शुक्रिया। हमारे साथ बैरिस्टर ज़ीशान मियाँ मौजूद थे और उनका ये कहना है कि जो आपके लॉज हैं उनके तहत बिल्डिंग का मामला हो, कुर्की का मामला हो, ये तो सब कुछ हो सकता है, लेकिन जनाब बहरहाल हम उनको इस पे पाबंद नहीं कर सकते कि वो मियाँ साहब लंदन में खिताब ना कर सकें। हाँ, तोड़फोड़ नहीं कर सकते, तोड़फोड़ तो खैर यहाँ भी अगर करेंगे तो गिरफ्तार होंगे और जैसे कि किए जा रहे हैं। लेकिन जैसे मैंने कहा ना कि जो 20 सितंबर और 1 अक्टूबर को हमारे साबिक प्राइम मिनिस्टर मियाँ नवाज़ शरीफ की तकरीर थी और तकरीर के बाद जो रद्द-ए-अमल का इजहार हो रहा है, इजहार किया गया, हमारे चलें इमरान खान साहब, उनकी हुकूमत ही नहीं बल्कि सॉरी टू से, क्योंकि बराह रास्त मियाँ साहब ने मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट को ललकारा है और ये कहा जब उन्होंने कि नहीं हमें पता है कि इमरान खान नहीं, हमारा मुकाबला इमरान खान के जो चला रहे हैं उसके जो पीछे हैं उनसे है, तो फिर उसमें देखें कि बहरहाल अदालतें भी अब सामने आ गई हैं। यही नहीं कि उनके वारंट निकलें बल्कि इश्तहारी मुल्ज़िम करार दिया गया है, जिसे हमारे आज़ाद साहब कह रहे थे चस्पा किया जाएगा ढोल बजा बजा कर कि इश्तहारी मुल्ज़िम हाजिर हो, मोस्ट वांटेड पर्सन। अब देखें अखबारात शाये करते हैं नहीं, रजिस्ट करते हैं। मियाँ साहब बरतानिया में हैं, उनके वारंट निकल रहे हैं, उनके अब कहते जी इश्तहारी करार दिए गए हैं। ये तो तमाम आइनी और कानूनी पहलू हैं, लेकिन हमारे साथ पाकिस्तानी सियासत के हवाले से और ख़ासतौर पर बरतानिया में उन्होंने ब्रिटिश लेबर पार्टी के साथ पॉलिटिक्स की कोई 3 दहाई तक। गालिबन कोई ऐसा पाकिस्तानी नहीं होगा जो अगर लंदन जाए तो वो मुश्ताक लाशारी साहब जो काउंसलर भी रहे, मेयर रहो ना हो, उनसे वाकिफ़ हो और उनसे मैं ज़रा सियासी पहलू से गुफ्तगू करूँगा। लाशारी साहब, एक तो शुक्रिया आपने वक्त निकाला लंदन के सर्द मौसम में, जब शाम ढल रही है, मुझे इल्म है कि दोस्तों के दरमियान बैठे होंगे, तो लाशारी ये बताइए कि ओवरऑल यहाँ माशाल्लाह बहुत बड़ी तादाद पाकिस्तानी हैं और आप तो अकबर बुख्ती भी यहाँ जलावतन रहे, मुस्तफ़ा खर की जलावतनी भी देखी होगी, भुट्टो बरादरान की भी आपने जलावतनी देखी होगी, उनके वारंट भी निकलते हुए देखे होंगे। जो मियाँ नवाज शरीफ यहाँ आए हैं उनके जो वारंट निकल रहे हैं और अब उन्हें जो इश्तहारी करार दिया जा रहा है, ओवरऑल उसको पॉलिटिकली किस तरह देखा जा रहा है लाशारी साहब? मैं समझता हूं कि पहली बात तो ये है, मुजाहिद बरेलवी साहब के बहुत शुक्रिया, आपने मुझे याद किया। और मैं खुद इस मुल्क में एक रिफ्यूजी रहा हूं और उस वक्त रिफ्यूजी रहा हूं जब मेरे सर की कीमत लगा दी गई थी पाकिस्तान में। और आप जानते हैं कि 80s में किस तरह का हमारा हाल था पाकिस्तान में। आजकल तो कुछ भी नहीं है, आज तो अदालतें हैं और एक डिफरेंट सिस्टम है, एक सो कॉल्ड डेमोक्रेसी चल रही है वहाँ पे और इंस्टीट्यूशन भी किसी हद तक आज़ाद हैं। मैं नहीं समझता कि कभी भी कोई जलावतन यानी अल्ताफ हुसैन को नहीं हासिल कर सके, जिसके खिलाफ मर्डर के केसेस थे, जिसके खिलाफ डकैती के केसेस थे, जिसको यहाँ बैठे हुए उसने अपनी कौम को उभारने की कोशिश की। तो नवाज शरीफ को पहली बात तो ये है कि बरतानवी हुकूमत से, बरतानवी मुआशरे से, बरतानवी कोर्टों से वापस बुलाना, अगर वो वॉलंटियरली खुद ना जाएं तो नामुमकिन है। नहीं, एक और लाशारी ये दुरुस्त है, लेकिन लाशारी साहब शुरू में आ रहा था कि वो शदीद बीमार हैं, डॉक्टरों ने भी कहा कि सेहत इजाज़त नहीं देती। देखिए अगर एक थोड़ा मैं दूसरे एंगल से मालूम आपसे कर रहा हूँ, तो माशाल्लाह आपने भी तकरीर सुनी होगी 50 मिनट की और फिर 40 मिनट की, चेहरे से भी ठीक लग रहा है, चल फिर रहे हैं। तो वो ये बुनियाद पर ले गए। तो आमतौर पर 2 तरह के, वो तो आप जब आए थे या और लोग जो आए थे उस वक्त मिलिट्री डिक्टेटरशिप थी। अब तो पाकिस्तान में किसी भी चौक पर खड़े होकर आप तकरीर करें सियासत के, हुकूमत के खिलाफ और लोगों के खिलाफ, आज़ादी है, यहाँ पर अदालतें हैं, रिहाई मिल रही है। इस परसेप्शन में आपसे पूछ रहा हूँ कि लोग ये समझते हैं कि नहीं ये
नहीं नहीं, बड़े बहादुर आदमी है ये लोग ये कह रहे हैं नहीं साहब इनको जाके फेस करना चाहिए, पाकिस्तान की लड़ाई पाकिस्तान में लड़नी चाहिए। लाशारी साहब मैं इस पॉलिटिकल एंगल से पूछ रहा हूं आपसे। नहीं, बिल्कुल वो अपनी जगह पे कायम है, लेकिन पॉलिटिकल एंगल ये है कि नवाज शरीफ को 2 जजेस ने वजीर आजम, इलेक्टेड वजीर आजम को बाहर फेंका, और फिर फायज ईसा का केस, धरने का किस्सा, अब तो सारी चीजें बाहर आ रही हैं कि नवाज शरीफ जो है उसको एक खास मकाम पे लाके सजा दिलवाई गई है, और वहां की जुडिशरी और कोर्ट्स जो हैं जितनी उनको आजाद होना चाहिए उतनी आजाद नहीं है। हमने वहां पे लाशारी साहब सॉरी टू से आप अब अगर मैं इस वक्त इसको लोग कहते हैं नहीं पास की बात ना करें, कोर्टों के हवाले से तो खुद शरीफ साहब जब प्राइम मिनिस्टर है खानदान, उनका क्या रहा सुप्रीम कोर्ट पे हमला, बेनजीर भुट्टो साहिबा के जज से ये कहना कि इन पर ये मुकदमा चलाओ, खुद उनके जो अगर आज जिसको वो कह रहे हैं कि इमरान खान के पीछे कौन खड़ा है, तो आपको भी इल्म है कि मियां साहब को कौन लाया, तो ये सवाल भी तो उठते हैं ना, कोई इनका कोई वो रिकॉर्ड तो नहीं है ना कोई बहुत ही माशाल्लाह कोई भुट्टो जैसा या कोई और बहुत बड़े जो लड़ने वाले सियासतदान का, वली खां का, बेजंजो का। बिल्कुल आपकी बात को समझता हूँ, मैं ये समझता हूँ कि नवाज शरीफ को भुट्टो से कंपेयर ना किया जाए। नवाज शरीफ कोई इनकलाबी नहीं है, नवाज शरीफ कोई उस तरीके से नहीं आया, लेकिन मैं सिर्फ उसकी इस वक्त की पॉलिटिकल सिचुएशन देख रहा हूँ कि उसको अदालतों ने और पाकिस्तान की हुकूमत ने बाहर भेजा, और आज जब वो बाहर आ गए, ठीक है मैं बीमार नहीं थे और वहाँ बीमारी का बहाना बनाया या किस तरीके से वो बाहर आए वो एक आप जानते हैं, और आपकी हुकूमत, आपकी अदालतें और आपका वहाँ का सिस्टम जानता है। लेकिन अब वो बरतानिया में और यहाँ पे अगर वो क्लेम करें कि जनाब अली फौज मेरे पीछे लगी हुई है, तो फौज को ये याद रखना चाहिए पाकिस्तान के अंदर कि फौज का पिछले जब से न्यूक्लियर पावर बनी है पाकिस्तान, जब से अफगानिस्तान में और कई दीगर जगहों पे हुआ है, मैं पॉलिटिकल बात कर रहा हूँ मुजाहिद रेलवी साहब, हिंदुस्तान के साथ जो पाकिस्तान का और हिंदुस्तान का झगड़ा है उसमें पूरी वेस्ट किस तरफ खड़ी है। तो अब अगर नवाज शरीफ को आप वापस बुला रहे हैं, तो नवाज शरीफ अगर वॉलंटियरली जाता है पाकिस्तान तो एक बात है, लेकिन अगर आप यहाँ पे अदालतों से, हुकूमत से, हुक्मरानों से ये कहेंगे कि इनको वापस भेजा जाए, तो मैंने मिसाल दी है कि अल्ताफ हुसैन को आप वापस नहीं ला सके, जिसकी नवाज शरीफ से बहुत कम वैल्यू है। सॉरी लास्ट अल्ताफ हुसैन, और देखिए अल्ताफ हुसैन और नवाज शरीफ का केस बिल्कुल अलग है, लेकिन मैंने आपसे कहा ना जब मिलिट्री ख़त्म हो गई तो जिला वतन लोग पाकिस्तान आए, फिर वो जेल गए, फिर बात की। सिर्फ आखिरी क्वेश्चन आपसे ये कि आप ये समझते हैं कि यहाँ की एज ए पॉलिटिकल और यहाँ के जो ओवरऑल बरतानिया में मौजूद पाकिस्तानी समझते हैं कि मियाँ साहब को यहाँ इसी तरह रहना चाहिए या पाकिस्तान जाके सियासी लड़ाई लड़नी चाहिए? बिल्कुल स्पेसिफिक। देखिए जी, 2 राय हैं। पहली राय तो ये है कि हर बहादुर आदमी, हर इनकलाबी आदमी जो है वो अपने मुल्क में लड़ता है, लेकिन हमने ये भी देखा है पास में कि वो चुएं लाई हो, होची मुंह हो, या ये ईरान वाला जो खुमैनी था उसको देखें, सब ने बाहर रह के लड़ाई लड़ी है और इनकलाब ले आए अपने मुल्कों में जब वहां पे हालात साजगार नहीं होते। आप नवाज शरीफ को वहां जेलों में, अभी शहबाज शरीफ को बंद किया हुआ है और जहांगीर तरीन यहाँ बैठा है। मैं एक नेचुरली बात और न्यूट्रल बात कर रहा हूँ कि इस मुल्कों में, वेस्ट में, मगरबी दुनिया में आप किसी आदमी को भी पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के बाद और इन जैसे हालात, जिस हालात में नवाज शरीफ यहाँ आए हैं, उनको आप वापस गवर्नमेंट की सतह पे नहीं ला सकते। वो वॉलंटियर होगा जब भी उसमें जाना है। ठीक है मुश्ताक लाशारी साहब, आपका शुक्रिया कि मैंने कहा ना कि मुश्ताक लाशारी साहब एक बड़े सीनियर सीजन पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हैं गुज़िश्ता 4 दहाई से, और वहाँ की मेन स्ट्रीम लेबर पार्टी से में पाकिस्तानियों के नहीं बल्कि मुस्लिम वर्ल्ड की भी नुमाइंदगी करते हैं। हमारे साथ रहिएगा, मिलते हैं एक ब्रेक के बाद कि एक और बड़ा मसला वफाक और सिंध के दरमियान छिड़ा हुआ है और वह है जजीरों का। हमारे साथ रहिएगा, मिलते हैं वक्फे के बाद। GTV में एक बार फिर मुजाहिर वली आपको खुशामदीद कहता है। मैंने कहा ज़रा अपने कराची की बल्कि सिंध की भी खबर ली जाए कि जनाब हमारे वफाक के और सिंध के दरमियान रेवेन्यू पे तो झगड़े हो ही रहे थे,
इख्तियारात पे भी झगड़े हो रहे थे, सर्कुलर रेलवे पे भी झगड़े थे, ये जो बारिशें आई उससे भी बड़े मसाइल हैं। इमरान खान जो 11 अरब पता नहीं ये कितने सौ एक अरब का ऐलान करके गए, उस पर भी ये था कि कौन कितने देगा। लेकिन एक और नया झगड़ा शुरू हो चुका है और वो है जजीरों पर। वफाक ने एक ऑर्डिनेंस के ज़रिए जो कराची में जजीरे थे उनको अपने कब्ज़े में ले लिया है। सिंध कहता है ये जजीरे हमारे हैं। अब हमारे साथ हमारे ब्यूरो चीफ ज़िले हैदर मौजूद हैं। ज़िले, एक तो इंटरेस्टिंग बात ये है जो सितंबर और अक्टूबर में जो बारिशें हुई और जो कराची का हाल हुआ वो तो आपके सामने है ही, और अभी तक कोई ये पूछ भी नहीं रहा। सर्कुलर रेलवे कहते हैं ना जो कोई कराची से मंगो पीर तक पता नहीं जनवरी में शायद पूरी हो जाए। और ये जो 11 इमरान खान जो पैकेज का ऐलान किए गए थे 1100 अरब का वो अलग पड़ा हुआ है। और एक कहा जा रहा है कि जी वो जजीरे, मुझे बताइए जजीरे, मैं तो कभी तो शहर से निकलने का बाहर मौका ही नहीं मिलता, यही बी लग्जरी होटल से देख लेते हैं कुछ इधर उधर, या केमाड़ी मनोड़ों का सुने थे। जी ज़िले। जी बिल्कुल मुजाहिद साहब, बिल्कुल आपने सही फरमाया कि ये जजीरों की जो एक नई मंतक सामने आई है हुकूमत की जानिब से, ये तमाम जो साहिब इख्तियार लोग हैं और साहिब अकल लोग हैं इनकी समझ से बालातर है। एक तरफ तो एक ऐसी जगह वीरान में जो जजीरा है उसको आबाद करने की बात की जा रही है, लेकिन उसके साथ ये नहीं बताया जा रहा कि इस जजीरे में रहेगा कौन। क्या ये जजीरों में जो रिहाइश होगी वो गरीब आवाम की होगी या फिर वो लैंडलॉर्ड या वो जो सिरे महल और दूसरी चीज़ें जो खरीदी जाती थी ऐसी कैटेगरी के लोग जो है ये चीज़ें लेंगे। और हालिया बारिशों का जैसे कि आपने जिक्र किया है, कराची की हालत इतनी अबतर थी कि देखा नहीं जाता था, कई कई घंटों तक, दिनों तक, बल्कि बिजली नहीं थी, पानी अब तक कई इलाकों में। इधर के आगे बढ़े जरा, आप ये तो देख लीजिए कि हमारे गवर्नर साहब फरमा क्या रहे थे, गवर्नर इस्माइल साहब, और उन्होंने बाकायदा लीडर साहब को प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ी इसके लिए, ये इतना अहम इशू हो गया था। ये सुनिए फिर जरा इस हवाले से मजीद मैं आपसे सवाल करूंगा। जी क्या बताइए। हमारा जजीरा है बंडल आइलैंड, ये उठा के इस्लामाबाद नहीं लाया जा रहा। ये बंडल आइलैंड सिंध का ही हिस्सा रहेगा। सिंध में तकरीबन इस आइलैंड के आने से 1.5 लाख नौकरियों का इजाफा होगा। इसकी तमाम रेवेन्यू सिंध हुकूमत को जाएगी। वफाक का सिर्फ इंटरेस्ट इतना है कि अगर ये आइलैंड डेवलप हो जाता है तो इसके अंदर तकरीबन $50 बिलियन की इन्वेस्टमेंट आएगी इस आइलैंड के ऊपर। जी ज़िले, आपने सुना, एक तो ये कहते हैं जी 1.5 लाख रोज़गार मिलेगा, रेवेन्यू मिलेगा, वो 1 करोड़ मुलाजमतों के रोज़गार, मैं कोई गवर्नर साहब फरमा रहे हैं इससे रोज़गार भी मिलेगा, पैसा भी आएगा, हम यहाँ से उठा के इस्लामाबाद नहीं ले जा रहे हैं। सुना आपने ये इमरान इस्माइल साहब कह रहे थे ज़िले हैदर? जी बिल्कुल मुजाहिद साहब, ये सुना है, बल्कि गुज़िश्ता रोज़ जो शिबली फराज साहब जी आए थे यहाँ पे, उनसे भी इस हवाले से हमारी बात हुई थी, तो वो कोई खातिर ख्वाह जवाब दे नहीं पाए, क्योंकि पिछली दफ़ा जो नौकरियों की बात की गई थी, जो वादे किए गए थे कि इतने लाख घर तामीर किए जाएंगे, वो गरीबों को दिए जाएंगे, अब तक वो घर तामीर नहीं हुए और एक नया जजीरे में तामीरात की बात की जा रही है। दूसरी तरफ नौकरियों की जो बात हो रही है, जो पहले लोग हैं उनको नौकरियों से निकाला जा रहा है। मीडिया की हालत आपके सामने है। इस तरह कई ऐसी इंडस्ट्रीज हैं जो कि तकरीबन बंद होने के करीब है और कुछ बंद हो चुकी हैं, तो पहले उनको ठीक करने की बात की जाए। इसी तरह जो बारिशों के बाद फ्लड आया, तो जो वहाँ पे इंटीरियर सिंध की हालत है वो आप मुझसे बेहतर जानते हैं, आपने कई दौरे भी किए हैं कि वहाँ जो है वजीर आजम ने दौरा किया, वहाँ एक किसी इनके हुकूमती अरकान ने वहाँ का दौरा तक नहीं किया है। तो अब एक नए जजीरे की मंतक ये समझ में नहीं आ रही है कि सिर्फ 1.5 लाख नौकरियों के लिए एक ऐसी जगह जजीरा कायम किया जा रहा है कि जहाँ ना लाइट मौजूद है, ना गैस मौजूद है, बल्कि शहर कराची जो कि मेट्रोपॉलिटन शहर किसी ज़माने में कहलाता था, अब मैं इसको नहीं कहूँगा, क्योंकि ना यहाँ पानी होता है, ना यहाँ गैस होती है, ना यहाँ ट्रांसपोर्ट का सही इंतजाम है। अगर 2 दिन मुसलसल बारिश हो जाती है तो लोग अपने घरों तक महसूस होते हैं। ये तो होता है, लेकिन एक और इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये मेरे ख्याल में मैं भी यहाँ हमें भी रहते हुए, बल्कि सहाफ़त में भी कुछ 3-4 दहाइयाँ हो गई हैं, आप भी माशाल्लाह है, ये हमने नाम बड़ा पहली बार सुना है, बल्कि मुझसे ये नाम लिया भी नहीं जा रहा। एक कहते हैं बंडल है और एक है बद्दू, जजीरे के नाम बता रहे हैं, ये बंडल और बद्दू। हम तो ये सुनते थे, ये जो हम लोग आमतौर पर ज़रा तफरी के लिए जाते थे केमाड़ी से मनोड़ा, और मनोड़ा से आगे तो फिर तो अब तो सिक्योरिटी वगैरह आ गई, या फिर इधर आप चले जाते थे केटी बंदर की तरफ या इस तरफ। ये बंडल और बद्दू का आपने नाम सुना है इससे पहले? ये कोई जो जजीरे बता रहे हैं जिसको ये वफाक ले रही है? जी नहीं, बिल्कुल ये पहली दफ़ा नाम जो है ये PTI की हुकूमत का ही ईजाद है। ये नाम, ये नया जजीरा है, खल्क किया गया है, ये नया ईजाद किया गया है, वरना इससे पहले हॉक्स बे और दीगर जजीरे इंदर वगैरह का नाम जरूर सुना गया था, लेकिन ये उससे भी कई किलोमीटर आगे
जहाँ पे सहूलत देना आवाम को बहुत ज़्यादा मुश्किल है। और इसमें जहाँ तक इनकम की बात की जा रही है तो वो भी ये अभी ख्याली पुलाव है। ये कुछ हुकूमती अरकान भी इसके खिलाफ है, क्योंकि वहाँ इतनी दूर ले जाके एक शहर आबाद कराना, एक जजीरा आबाद करना, ये फिलहाल इस हुकूमत की जो पॉलिसीज नज़र आ रही हैं, जो उनके लोग काम कर रहे हैं, इसमें तो मुमकिन नज़र नहीं आता। ओके, शुक्रिया ज़िले हैदर से हम जानना चाह रहे थे। ज़िले हैदर, जो मैंने कहा ना कि कराची में रिपोर्टिंग करते हुए भी इन्हें 2 दहाई हो गई है और हम भी काफ़ी अरसे से शहर को देख रहे हैं। पहली बार हमने तो बद्दू और बंडल जजीरे का नाम सुना है। और यानी माफ़ कीजिएगा, माजरत के साथ, यानी इस वक्त इस शहर जो है, जो बारिशों में जिस तरह तबाह बर्बाद हुआ, जो यहाँ के सेहत के हवाले से मसाइल हैं, तालीम के हवाले से मसाइल हैं, रोज़गार के हवाले से हैं, मीडिया की बात भी कर रहे थे, इनको छोड़कर, और उससे भी ज़्यादा माजरत के साथ कि हमारे सिंध हुकूमत के तर्जुमान भी इसी बंडल और बद्दू जजीरे पर जो है दस्तो गरिमा वफाक से हो रहे हैं। चले ज़रा ज़्यादा, मेरे ख्याल में तो मैं आइंदा इसी बंडल बद्दू जजीरे पर जाकर शायद खुशगवार माहौल हो, खुशगवार मुकाम हो, बड़ी उसकी वहाँ पर कीमतें लग रही हों प्लॉटों की, तो वहाँ जाऊँगा और वहाँ से लाइव प्रोग्राम करूँगा। मुजाहिद बरेलवी को GTV से इजाज़त दीजिए।